नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अपराध थम नहीं रहे हैं। अक्सर पुलिस के पहरे के साथ यहां शादियां हो रही हैं। कुछ दिनों पहले सागर से ऐसे ही मामले के बाद अब छतरपुर से मामला सामने आया है। जिस शख्स को पुलिस की मौजूदगी में घोड़ी पर चढ़कर सेहरा पहनना पड़ा वो खुद पुलिसकर्मी है। वहीं दमोह में पिछड़े वर्ग के दूल्हे को अनुसूचित जाति की दुल्हन लाने पर 7 साल बाद भी महंगा पड़ रहा है। ये पूरा मामला परेशान करने वाली बात यह कि आज़ादी के इतने साल बाद भी इनके हालात नहीं बदले, लेकिन उनके जरूर बदल गए जो इनके नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बटोरते हैं और भूल जाते हैं। क्यों नहीं इनकी शादी के दौरान जीते हुए नेतागण मौजूद होते? समाज सेवी नेता क्यों गुम रहते हैं? संसद में पेश आंकड़े बताते हैं कि दलितों के प्रति अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है, जबकि आदिवासियों के प्रति अत्याचार के मामले में पहले नंबर पर। 10 फरवरी को पुलिस की मौजूदगी में छतरपुर के कुंडलिया गांव में दयाचंद घोड़ी पर बैठे। दयाचंद वैसे खुद टीकमगढ़ कोतवाली में कांस्टेबल हैं। ये तस्वीरें दिखाकर प्रशासन ने अपनी पीठ थपथपाई। बस ये छिपा गई कि बारात तो 9 फरवरी की थी और उस दिन गांव में ऊंची जाति के गुंडों ने कथित तौर पर बारात को रोका, गाली गलौज की। दयाचंद कहते हैं अभी तो विभाग के लोग हैं, बाद के लिए आशंकित भी हैं। बच्चे वहाँ से आए तो उन्होंने मतलब डीजे जो वगैरह थे उनको वापस कर दिया। अच्छा। और बोले कि यहाँ से नहीं निकल सकते, ये वो सबर समाज के लोग हैं वहाँ पे। जैसे अभी तो ये है मतलब डिपार्ट खड़ा है। हाँ। बाद में आप जाएंगे तो फिर पता चलेगा क्या हो रहा है क्या। शादी के कार्ड में तारीख फिर से देख लीजिए। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दूल्हे का आनंद समझिए और अब गृह मंत्री का बयान सुनिए। विषय जिस संज्ञान में जब आया था, बारात रोकने का नहीं था, न बारात रुकी थी। शादी के पहले की कोई रस्म थी, वो परसों की वो बात थी। कल आराम से बारात निकली थी और शादी सानंद संपन्न हो गई। कांग्रेस भी आनंद की थ्योरी को सवालों में तोल रही है। ये प्रकरण बड़ा शर्मनाक है। अगर मध्य प्रदेश में एक पुलिस का आरक्षक भी अपनी शादी जो है उसको जो है सुरक्षा के साये में करनी पड़े तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कानून व्यवस्था की स्थिति किसी राज्य में नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश इसका ज्वलनवान प्रमाण है। उन्होंने बोला कि दमोह के पौड़ी गांव में तो पिछड़ी जाति के राजेश प्रजापति ने 2015 में अनुसूचित जाति की ज्योति से शादी की। 7 साल से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं। 5 साल के बच्चे तक के साथ गांव के बच्चे नहीं खेलते, ऐसा राजेश का कहना है। समाज ने जो कहा इन्होंने पूरा किया। कहते हैं वापसी के लिए अब भी 2 लाख रुपए की पेनल्टी मांगी जा रही है। आखिरकार पुलिस से इंसाफ के लिए अब गुहार लगाई है। ओबीसी में आते हैं प्रजापति है और हम एससी में आते हैं अठिया समाज के हैं। इसी चक्कर में छुआछूत मानते हैं कि तुम छोटी जाति के हो, बड़ी जाति के साथ रह नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, खाना पीना। अब जब हमारी वहाँ शादी हो गई है तो रिलेशन वाले हमें कोई भी सम्मानित नहीं देते हैं, सब अपमान करते हैं। छोटा बच्चा क्या ऊँच नीच जानता है, उससे छुआछूत मानते हैं। उससे बोलते तुम्हारी मम्मी अलग समाज की है, पिता अलग समाज के हैं, तुम यहाँ रह नहीं सकते। उन्होंने बोला कि भागवत कथा कर लो। भागवत कथा हमने कर लिया और उसके पहले उन्होंने पैसे भी मांगे थे, मैंने पैसे भी दिए। 2 लाख रुपए पैसे दिए। अभी उनके फिर मांग है कि 2 लाख रुपए दोगे तब तुम्हें हम समाज में लेंगे। तो हमारे पास इतना पैसा होता है तो हम पहले कहाँ से। चूँकि आवेदन पत्र अभी संज्ञान में आया है, हम इसका परीक्षण करा लेते हैं और अगर नियम विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई समाज के लोग यदि कर रहे हैं या उन्हें बाध्य कर रहे हैं इसी प्रकार करने के लिए तो उसमें उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार विधि संगत कार्रवाई की जाए। कुछ दिनों पहले गुना में मोबाइल चोरी के शक में अनुसूचित जाति के पीड़ित के सारे कपड़े उतारकर उसे पीटा गया। अब आरोपी हेतराम गुर्जर और गोलू खान के मकान दुकान को पुलिस ने तोड़ दिया। कुछ दिनों पहले ही सागर के गनियारी गांव में अहिरवार जाति का दूल्हा पुलिस की मौजूदगी में घोड़ी पर तो चढ़ गया, लेकिन गांव में वर्चस्व रखने वाले लोधियों को ये नागवार था। शाम को बारात गांव से चली गई तो उनके घर पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2018 से 2020 के बीच अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के 1,38,045 मामले दर्ज हुए, जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान के बाद 16,952 मामलों के साथ मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर रहा।
हालांकि 2020 में आदिवासियों के उत्पीड़न में 20% मामले बढ़े। 2401 मामलों के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा। इन सब के बीच हमारे हुक्मरान गरीब वंचितों के घर भोजन जीवने को सामाजिक बराबरी मानते रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आती रही हैं। बच्चालाल उन्मेष की कविता है, कौन जात हो भाई, दलित हूँ साहब, नहीं मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब, मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब, नहीं मजा लगा कि मुर्गा खाते हो, खाता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या मिला है, जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब, मुझे लगा वादे मिले हैं मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या किया है, 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया, अरे मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, चुनाव में आपका प्रचार, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। दमोह से आजम, छतरपुर से अरविंद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब खबर है गुड़गांव से देश की बात में। हमारे देश में गगनचुंबी इमारतों का दौर है। इनमें फ्लैट्स के नाम पर मनमाने दाम मांगे जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सिफर। गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंटल्स पैराडीसो हाउसिंग सोसाइटी में इस एक टावर में 6ठी मंजिल के डाइनिंग एरिया की छत गिर गई, जिससे नीचे की 5 मंजिल तक की छतें गिर गईं। इससे 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस सोसाइटी अपार्टमेंट के जो बिल्डर हैं अशोक सोलोमन के खिलाफ 2 अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज कर पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आसपास की सोसाइटी का भी बुरा हाल है। शिकायत की गई है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ये मंजर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की एक बड़ी सोसाइटी चिंटल्स पैराडीसो का है। 18 मंजिल वाले डी ब्लॉक में 6ठी मंजिल पर फ्लैट के डाइनिंग हॉल का हिस्सा पूरी तरह से टूटकर पहली मंजिल पर जा पहुंचा, यानी 6ठी से पहली मंजिल तक हर घर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। हमने ऑपरेशन के दौरान पाया कि 2 जिंदा लोगों को हमने निकालने में सफलता प्राप्त की। एक तो हमारी टीम के आने से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही निकाल के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भेज दिया था। एक हमने 16 घंटे के परिश्रम के बाद निकाल के हॉस्पिटल के लिए भेज दिया अभी थोड़ी देर पहले, और 2 डेड बॉडी जिनमें से एक को निकाल के पहले सुपुर्द किया जा चुका है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। एक जो जिनको लोकेट किया है महिला का डेड बॉडी फर्स्ट फ्लोर पे, उनको निकालने के लिए हमारी टीम लगातार भागों में ऑपरेशन जारी रखे हुए। शुरू में जो हमें प्रारंभिक सूचना थी कि 18 स्टोरी वो टावर है, उसमें ऊपर के 12 स्टोरी पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। जो 6 मंजिल नीचे की हैं उनमें सिर्फ डाइनिंग वाला एरिया जो 4 पिलर्स के बीच का एरिया था सिर्फ वो धंसा है, बाकी सारे रूम्स उन फ्लोर्स पे इंटैक्ट है। लोकल रेजिडेंट्स ने भी कई सारे सवाल उठाए थे और हमने उनसे बात की है और एक इंक्वायरी कमेटी टू बी हेडेड बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने बनाई है। उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिशियल्स को रखा गया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को रखा गया है और हमने उनको कहा है कि विद इन 1 वीक वो अपनी रिपोर्ट हमें देंगे ताकि एग्जैक्ट अकाउंटेबिलिटी सामने आ सके। करीब 5 साल पहले बनी इस सोसाइटी के फ्लैटों की कीमत करोड़ों में है। बिल्डिंग के ढांचे में खामियों की शिकायतें यहाँ रहने वाले पिछले करीब 2 साल से कर रहे थे, पर सुनवाई नहीं हुई। अब बिल्डर अशोक सोलोमन के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 2 साल से शिकायत चल रही है इसमें। डीटीपी के पास भी शिकायत, डीटीपी के पास भी शिकायत कर रखी है। आपके ब्लॉक के लोगों ने या पूरे जो लोग इसमें रहते हैं? सबने सारे ब्लॉक वालों ने। और ऊपर की स्थिति अभी क्या है सर, कोई क्रैक वगैरह भी है आप लोग? ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग में अगर जीने की तरफ से जाएंगे तो पूरा क्रैक है। इन लोगों ने क्या किया है, बेसमेंट में भी लोहे के पिलर लगा दिए। बिल्डिंग रुकने वाली नहीं है। इसी तरह पास के ही सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा सोसाइटी का ये हाल डराने को काफी है। ये बताने को भी कि सीमेंट और रेत की ऐसी मिलावट मौत को दावत है। 500 के करीब परिवार यहाँ रहते हैं और जगह जगह इमारतों में दरारें भी हैं और जहाँ कहीं छूते हैं सीमेंट की परत का मोटा हिस्सा गिर रहा है। ये दशकों पुरानी नहीं बल्कि करीब 7 साल पुरानी सोसाइटी है। शिकायत 4 साल से हो रही है पर कोई सुनवाई नहीं। हम लोग शिकायत 4 साल से तो दे ही रहे हैं, डीटीपी, एसटीपी, डीसी, डीसीपी सबको, और इसकी बुरी हालत है
और कई लोग कोर्ट में भी गए थे, कितने दिन लड़ेंगे, एंड हम लोग फाइट कर रहे हैं फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस। हमेशा हमें टाइम दे देते हैं मीटिंग का और हम जाते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। सपनों का घर, उम्र भर की पूंजी, होम लोन का बोझ, सेकेंडों में स्वाहा। ये महज घरों में दरारें नहीं, उसका खोखला होना भी नहीं, ये दरअसल व्यवस्था का खोखलापन है, लापरवाही है जिसने हादसे को न्योता दिया। तो क्या अब भी हादसे हमें सिखाएंगे, सबक देंगे, या हम पहले से हरकत में आएंगे? गुरुग्राम से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार मौजूद हैं। परिमल, वाकई में आपने कहा कि हम इससे सबक लेंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपने 2-3 और ऐसी सोसाइटीज़ की तस्वीरें और हालत है वो दिखाई है, लेकिन जो इनमें अब लोग मौजूद हैं, जाहिर तौर पे इनमें भय का माहौल होगा जो दूसरे टावर्स में रह रहे होंगे। क्या कहना है उनका, और पुलिस प्रशासन का अब क्या कहना है? अब 1 हफ्ते के अंदर तो रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन तत्परता से कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको या नहीं? देखिए निधि, सबसे पहले तो यही चीज है कि हादसे के बाद हरकत में आना क्यों? जब शिकायत पहले से हो रही थी, इस सोसाइटी के लोगों ने कहा कि 2 साल से वो शिकायत कर रहे थे, स्ट्रक्चरल जो खामी थी, पहले सीमेंट वगैरह गिरना शुरू हुआ अलग अलग जगहों पे, उसके बाद झीने में दरारें आनी शुरू हो गई जगह जगह, कई लोगों के घर के लिंटर में दरारें हैं। तो जब शिकायत की जा रही थी तब सुनवाई क्यों नहीं हुई? पहला सवाल तो ये है। दूसरी नंबर चीज ये कि ये कोई ऐसा मकान नहीं है या ऐसा फ्लैट नहीं है जिसकी कम कीमत आपने अदा की होगी। अगर एक बार हम दर्शकों को दिखाएं तो उनको पता चले कि ज्यादा कीमत देने पर भी क्या स्थिति है बिल्डिंग की, वो भी समझ पाए। करोड़ों रुपए से यहाँ जो है वो फ्लैट शुरू होता है, और 4 तरह के फ्लैट हैं यहाँ पर। आप देखिए, गगनचुंबी फ्लैट है, ये वही फ्लैट है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। 9 टावर हैं कुल इसमें, और 18 मंजिला टावर, 9 टावर इस तरह के टावर हैं। अब देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि किस तरीके के टावर हैं। लोगों ने यह भी बताया कि 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास से इसकी शुरुआत है, और 4 तरह के इसमें फ्लैट हैं। यानी करोड़ों रुपया देने के बावजूद इस बात की सुनिश्चितता नहीं है कि वो बिल्डिंग कितना सेफ्टी के मामले में मानकों पे खड़ा है। तो ये बड़ा सवाल है, और सिर्फ इस सोसाइटी को लेकर नहीं, क्योंकि ये खबरें वहीं पे दम तोड़ देंगी। मुझे लगता है कि ये तमाम जो सोसाइटीज हैं एनसीआर की, उसमें भी देखना चाहिए कि लोगों की किस तरह की आपत्ति है, और प्रशासन को देखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें किसी तरीके की कोई खामी ना हो। यहाँ पे हालांकि ये रेजिडेंट्स बता रहे हैं कि एक बार स्ट्रक्चर को लेके जो है वो ऑडिट करवाया गया, जिसमें जो इंजीनियर्स थे उन्हें बिल्डर्स के फेवर में वो फैसला दे दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर वो फैसला दे दिया तो फिर ये अचानक कैसे हो गया? अब ये भी सवाल उठ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो काम कर रहा था, वो करवा रहा था वर्करों से काम, तो उसमें कोई खामी का ही हुई। तो एक लीपापोती की कोशिश हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी इस बात को लेकर भी कि हम आप ये नहीं पता कि अपने बिल्डिंग में सो रहे हैं, घर में सो रहे हैं, और कब अचानक बिना भूकंप के इमारत जो है वो जमींदोज हो जाए, वो गिर जाए। तो ऐसे में जिम्मेदारी तय करके एक नसीहत देने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, जो शायद नहीं होगी और न होती है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो काफी डरे हुए हैं। लोग इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं खासतौर पे कि जो उस टावर में रहने वाले लोग हैं, जो 6ठी मंजिल से 18वीं मंजिल तक रहते हैं, उनके लिए अब मुश्किल हो गया, क्योंकि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है, क्योंकि एक डेड बॉडी उसमें फंसी हुई है। जो अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं, वो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पुराने समय में रेलवे सर्विस के एम्प्लॉय थे, बिहार के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी दरअसल वो दम तोड़ चुकी है वहां पर, जो हमें एनडीआरएफ की टीम ने बताया है, और उनकी डेड बॉडी को ठीक से निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ी सी लापरवाही होगी तो पूरी बिल्डिंग हो सकता है कि ऊपर से नीचे आ जाए। तो वहां पर रेजिडेंट्स को कहा गया है, जो उसमें रहने वाले लोग हैं, कि आप इससे बाहर चले जाए। अब उनके लिए छत उनके सामने में नहीं है, उनके पास छत नहीं है, वो रहेंगे कहाँ रहेंगे, इस बात को लेकर भी कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ ये भी कोशिश है कि सिर्फ इसी टावर को लेकर शिकायत नहीं दी जा रही थी। 9 टावर में तमाम लोग, जो इसकी आरडब्ल्यू है, वो शिकायत कर रही थी पिछले 2 साल से, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बगल की तस्वीर हमने इसलिए दिखाई नहीं थी कि ताकि प्रशासन को यह समझ में आए कि ये मामला सिर्फ एक सोसाइटी तक सिमटा हुआ नहीं है जहां पे ये वाकया हुआ है। ये बाकी जो सोसाइटीज हैं आसपास की, हम एक दिखा पाए, हो सकता है 5 और ऐसी सोसाइटीज हो जहां पे कंप्लेन दी जा रही हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि ऐसी सोसाइटीज में जाके वो पता करे, देखे कि कहीं स्ट्रक्चर में कोई खामी तो नहीं है, नहीं तो खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, और फिर बाद में हादसे के बाद जो हरकत में हम आते हैं वही सिलसिला चल पड़ेगा। बिल्कुल परिमल, मीडिया अपना काम कर रहा है, देखना होगा कि सत्ता प्रशासन अपना काम कर रहा है कि नहीं। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेते हैं देश की बात में, और देश की बात में अब आके आपको चुनावी खबरें दिखाएंगे। उत्तराखंड आपको ले चलेंगे, आपको उत्तर प्रदेश ले चलेंगे, और साथ ही पंजाब ले चलेंगे, जहां पे अरविंद केजरीवाल का परिवार पहुंचा हुआ है प्रचार करने।
देश की बात में अब आपको लिए चल रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान के लिए आज खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी चुनावी प्रचार करने धुरी पहुंचे। उन्होंने महिला संवाद को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी पहली बार चुनाव प्रचार में भाषण देते हुए नजर आए। को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी समझ में आएगी ना? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला भाषण। धुरी से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे भगवंत मान के लिए वोट मांगने सुनीता केजरीवाल अपनी बेटी के साथ पहुंची। मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने ही जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं। जब से आपको मालूम होगा कि संसद में खाली वही है एक सांसद जो पंजाब के मुद्दे उठाते हैं। बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। सुनीता केजरीवाल भी पति अरविंद केजरीवाल की ही तरह IRS ऑफिसर रही हैं और बेटी हर्षिता अरविंद केजरीवाल की ही तरह IIT से पास आउट हैं। उन्होंने भी पहली बार भाषण देकर सबको चौंकाया। मैंने अपनी शिक्षा IIT दिल्ली से की थी। शिक्षा करने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए नौकरी करने के लिए। मैं भी जा सकती थी, पर पापा से एक चीज जरूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान देना है। वही करा, निर्णय लिया कि यही रहेंगे और देश के लिए में चाहे कुछ भी काम करे, अपना व्यापार करे, नौकरी करे, पर देश में रहकर देश के लिए काम करेंगे। केजरीवाल परिवार के साथ इस दौरान भगवंत मान की माताजी और बहन भी मौजूद थी। वोटा आ गया, बीबियों बहनों बच्चों, 20 तारीख आ गई, अज 10 होगी, 11 हो गई, 9 दिन रह गए। वीर वालियां वीर नू, पुत्त वालियां पुत्त नू, बस चक लो झाड़ू। 2 बजे उठना, 2 बजे उठ के पहला सीधे भगवंत मान जिस धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां कुल 1,64,000 वोटर हैं, जिसमें से 47% महिला वोटर हैं। इसलिए भी केजरीवाल परिवार का महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया। अरविंद केजरीवाल के परिवार को हमने पहले भी दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन करते देखा है, लेकिन भाषण उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का पहली बार ही देखा गया है। एक जाहिर सी संभावना है कि अगर आम आदमी पार्टी का दायरा और बढ़ता है तो ऐसे भाषण और ऐसा चुनाव प्रचार हम आगे भी देखेंगे। धुरी से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा और मोहम्मद गजाली के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। देश की बात में खबर है अब कर्नाटक से। कर्नाटक में हिजाब के मामले को लेकर जिस तरह से तनाव बना हुआ है, प्रशासन ने चित्रदुर्ग, दोदबालापुर और उडुपी में फ्लैग मार्च किया है और इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश आज पास किया, जिसमें कहा है कि जिन शिक्षा संस्थानों में ड्रेस कोड लागू है वहां किसी भी तरह के धार्मिक पहचान जताने वाले कपड़े नहीं पहने जाएंगे। उडुपी की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जहां से हिजाब विवाद शुरू हुआ है वहां पहले ही ड्रेस कोड लागू है, हालांकि इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। सोमवार को मुख्यमंत्री ने अब बैठक बुलाई है, तब यह तय होगा कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कब से खोले जाएंगे। और हिजाब के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल वो इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि अभी यह हाई कोर्ट की विचाराधीन है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। कर्नाटक का हिजाब मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक के बाद एक कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आ गई हैं। हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया है, अंतरिम आदेश है और अंतरिम आदेश में कहा गया है कि जब तक कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले का फैसला न करे अगले आदेशों तक कक्षाओं में किसी भी तरह का हिजाब, भगवा
भगवा स्कार्फ या कोई झंडा या कोई भी धार्मिक वस्त्र पहनकर नहीं जाया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने ये साफ किया है कि ये आदेश सिर्फ वहाँ लागू होगा जहाँ पर इस तरीके के ड्रेस कोड कॉलेज के समितियों ने बना रखे हैं। तो कुल मिलाकर ये मुद्दे पर हाई कोर्ट का एक फैसला, अंतरिम फैसला आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने चिंता भी जताई है कि किस तरीके से इस मामले को तूल दिया जा रहा है। देश के बारे में बताया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म हमारे देश की पहचान नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं को जिस तरह बंद किया गया है और आंदोलन चल रहा है, उससे वो आहत है। और साथ में कहा गया है कि कक्षाओं में हिजाब जो पहनकर जाने की बात है, क्या कक्षाओं में हिजाब पहनकर जाना इस्लाम के अनिवार्य हिस्से के रूप में माना जा सकता है? इस पर गहन जांच की ज़रूरत है जो हाई कोर्ट कर रहा है। तो फिलहाल हाई कोर्ट ने सोमवार को 14 फरवरी को इस मामले की सुनवाई रखी है। तो वहीं कुछ पिटीशन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट भी दाखिल हो गई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने साफ कहा कि वो जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अभी वो इस मामले में दखल नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी माकूल समय पर, उचित समय पर वो इसमें दखल देंगे। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक लड़की को बेरहमी से पीटने के मामले में महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके एफआईआर लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालेवाल ने ट्वीट करके कहा है कि पश्चिम विहार की RWA से काफी लोग उनसे मिलने आए। उन्होंने एक वीडियो दिखाया कि कैसे लड़की को बेरहमी से एक आदमी मार रहा है। उनका कहना था कि ऐसा हर दूसरे दिन होता है, तो उन्होंने फौरन दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू किया। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई और लड़की की सुरक्षा की मांग की है। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।